भारत, गांधी के बाद रामचंद्र गुहा। अनुवादक विकास झा। प्रस्तुत है भाग 15 कैसे हुआ पहला आम चुनाव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। भाग 2 नेहरू का भारत। इतिहास का सबसे बड़ा दांव। हम बहुत तुच्छ लोग हैं जो महान कार्यों में लगे हुए हैं। चूँकि उद्देश्य बहुत बड़ा है, इसलिए थोड़ी सी महानता हमें भी मिल गई है। जवाहरलाल नेहरू 1946। हमारे लिए हिंदुस्तान के सिर्फ दो ही मतलब हैं, अकाल और जवाहरलाल नेहरू। एक अमेरिकी पत्रकार 1951। आज़ादी मिलने के बाद पहले कुछ एक सालों में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को अंदर और बाहर से कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विद्रोही के रूप में राष्ट्रवादियों ने त्याग की मिसाल कायम की थी, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद वे प्रांतों के गवर्नर बनकर सत्ता का सुख भोगने लगे थे। जैसा मद्रास के एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि गांधी युग के बाद के सत्ता संघर्ष में सबसे पहला शिकार शराफत बनी थी। टाइम पत्रिका ने टिप्पणी की कि आज़ादी हासिल कर लेने के बाद कांग्रेस के पास अब एकजुट होकर काम करने का कोई महान उद्देश्य नहीं रह गया था। पार्टी भीमकाय और आलसी हो गई थी। इसमें महज टाइम काटने वाले और काला धन जमा करने वाले बहुत से पार्टी पदाधिकारी पनप गए। बम्बई की एक प्रभावशाली साप्ताहिक ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक समूचे गंगा घाटी में कांग्रेस बिखर गई है। उस पुरानी और अहम राजनीतिक पार्टी के संगठन का पुराना आकर्षण खत्म होता जा रहा है। गुटबंदी तीखी होती जा रही है और पार्टी की अलोकप्रियता बढ़ती जा रही है। पार्टी में जिला स्तर से लेकर प्रांतीय स्तर तक गुटबाजी पनप चुकी थी। सबसे बड़ा मतभेद पार्टी के दो कद्दावर नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल में था। वे दोनों ही नेता क्रमशः प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद पर आसीन थे। आज़ादी मिलने के शुरुआती कुछ ही महीनों में दोनों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद सामने आ गए। हालांकि गांधी जी की मृत्यु ने उन दोनों को एक बार फिर से नज़दीक ज़रूर ला दिया, लेकिन सन 1949 और 50 में ये मतभेद फिर से जाग उठे। अपने चरित्र और व्यक्तित्व के हिसाब से नेहरू और पटेल दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े थे। यह रोचक अध्ययन का विषय है। प्रधानमंत्री एक उच्च वर्गीय पृष्ठभूमि के ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके पिता भी राष्ट्रीय आंदोलन के एक प्रमुख नेता रहे थे, जबकि उनकी सरकार में उनके नंबर 2 और उप प्रधानमंत्री पद संभाल रहे वल्लभ भाई पटेल एक कृषक जाति से ताल्लुक़ रखते थे, जिनके पुरखों ने 1857 के सिपाही विद्रोह में हिस्सा लिया था। नेहरू अच्छा भोजन और अच्छी शराब पसंद करते थे, ललित कला और साहित्य के शौकीन थे और उन्होंने पूरी दुनिया की यात्रा की थी, जबकि पटेल शराब सिगरेट से कोसों दूर थे, शाकाहारी थे और एक कठोर प्रशासक थे, जिसके पास खेलने और अन्य शौकों को पूरा करने के लिए वक्त नहीं था। वह सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 1 घंटा पत्रचार में व्यतीत करते और उसके बाद टिमटिमाती हुई रोशनी में दिल्ली की सड़कों पर सुबह के भ्रमण के लिए निकल जाते थे। इसके अलावा उनकी मजबूत शारीरिक बनावट और उनके ठंडे जुनूनी मिजाज से वाकई उनका एक सख्त व्यक्तित्व झलकता था। न्यूयॉर्क टाइम्स के शब्दों में वे बहुत ही सख्त मिजाज इंसान थी। लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी थीं। दोनों नेताओं की एक एक बेटी थी जो उनके घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती थी। उनकी बेटियां उनकी सबसे अच्छी मित्र और विश्वस्त थीं। अपने कार्यों और विचारों के प्रति उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं थी। साथ ही दोनों घोर देशभक्त थे, लेकिन उनके विचार हमेशा सिर्फ टकराते ही नहीं थे, बल्कि कई बार वे समान रूप से भी सोचते थे। जैसा कि एक पर्यवेक्षक ने इसे बहुत ही बारीकी से व्यक्त किया था कि भारत में सरदार पटेल का वाम विचारों का विरोधी होना
राजनीतिक सामंजस्य की दिशा में एक बड़ी समस्या है जिसका सामना देश कर रहा है। उस विद्वान का ये कहना था कि पटेल पूंजीवादी तत्वों के ज़्यादा नज़दीक थे, जबकि नेहरू अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण के पैरोकार थे। इसके बाद ही वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आकार ले रहे शीत युद्ध में पश्चिमी देशों के समर्थक थे और हिंदू अतिवाद पर उनका रुख नरम था। वे पाकिस्तान के साथ ज़्यादा सख्त रुख अपनाने के समर्थक थे। सन 1949 के आखिरी में नेहरू और पटेल के बीच गंभीर मतभेद पनप आए। नए साल में हिंदुस्तान ब्रिटिश सम्राट की प्रमुखता वाले एक डोमिनियन स्टेट से पूर्ण संप्रभु गणराज्य में तब्दील होने वाला था। अब गवर्नर जनरल की जगह राष्ट्रपति को लेनी थी। नेहरू इस पक्ष में थे कि गवर्नर जनरल के पद पर पहले से ही आसीन सी राजगोपालाचारी को राष्ट्रपति बना दिया जाए। राजा जी एक शहरी पृष्ठभूमि से आने वाले विद्वान राजनेता थे जिनसे उस वक्त प्रधानमंत्री की गाढ़ी छनती थी, जबकि पटेल राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बनाए जाने के पक्ष में थे, जो उनके नज़दीकी भी थे और जिनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर व्यापक स्वीकार्यता भी थी। नेहरू ने राजा जी को आश्वस्त किया था कि वे राष्ट्रपति बनाए जाएंगे, लेकिन उनको तब निराशा हुई जब पटेल ने राजा जी के बदले कांग्रेस संगठन की तरफ से राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे करवा दिया। भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम घोषणा वाले पुराने मूल दिवस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में चुना गया। नए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इस समारोह की सलामी ली, जो उसके बाद से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और भव्य सालाना समारोह होने वाला था। सशस्त्र सेनाओं के 3000 जवान राष्ट्रपति के सामने से सलामी देते हुए गुजरे। भारतीय सेना ने इस समारोह में 31 तोपों की सलामी दी, जबकि भारतीय वायुसेना के लिबरेटर जहाज़ों ने आकाश में चक्कर लगाया। गांधी जी का हिंदुस्तान अपने आप को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में ऐलान कर रहा था। इस राजनीतिक लड़ाई की पहली बाजी पटेल के हाथ रही। इसके कुछ महीनों बाद इस शीत युद्ध का दूसरा अध्याय शुरू हुआ, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव होना था। इस पद के लिए पटेल ने संयुक्त प्रांत और प्रधानमंत्री के गृह शहर इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम दास टंडन का नाम आगे किया। टंडन और नेहरू व्यक्तिगत तौर पर मित्र थे, लेकिन वैचारिक रूप से वे दोनों दो ध्रुवों पर खड़े थे, क्योंकि टंडन एक दाढ़ी रखने वाले बुजुर्ग दक्षिणपंथी हिंदू थे जो कांग्रेस पार्टी के अति सांप्रदायिक खेमे का प्रतिनिधित्व करते थे। संक्षेप में वह सामाजिक और राजनीतिक अप्रासंगिकता की अभिव्यक्ति थे। वह मुस्लिम विरोधी और सवर्ण मानसिकता रखते थे और एक मृत संस्कृति और बहुत पहले खत्म हो चुके सामाजिक तंत्र को जीवित रखने के पैरोकार थे। नेहरू ने पहले भी टंडन की इस बात के लिए आलोचना की थी कि हिंदी को ऐसे गैर हिंदी भाषी इलाकों पर न थोपा जाए जो हिंदी नहीं जानते हों। नेहरू इस बात से भी विचलित हुए जब उनके पास उस इलाहाबादी सहयोगी ने शरणार्थियों के एक सम्मेलन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान से बदला लेने की बात की। नेहरू के विचार में हिंदुस्तान को उस वक्त एक मरहम की ज़रूरत थी। मुल्क को हिंदू मुसलमानों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की ज़रूरत थी। ऐसे में देश के सबसे प्रमुख राजनीतिक दल, जो कि प्रधानमंत्री की पार्टी भी थी, के अध्यक्ष के रूप में टंडन का चुनाव बहुत गलत संदेश भेजता। लेकिन जब अगस्त 1950 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ तो टंडन आसानी से चुनाव जीत गए। नेहरू ने इसके बाद राजगोपालाचारी को एक पत्र लिखा कि टंडन का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर चुनाव मेरे सरकार या कांग्रेस में रहने से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा जा रहा है। मेरा अंतर्मन कह रहा है कि मैं कांग्रेस और सरकार दोनों से अपनी उपयोगिता खो चुका हूँ। अगले दिन उन्होंने राजा जी को फिर से पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं मानसिक और शारीरिक रूप से अपने आप को थका हुआ पाता हूँ। मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं भविष्य में
संतुष्टिजनक तरीके से काम कर पाऊंगा। राजा जी ने अब दोनों ही धड़ों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। पटेल नरम रुख अख्तियार करने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के नाम से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए। राजा जी ने अब दोनों ही धड़ों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। पटेल नरम रुख अख्तियार करने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं के नाम से एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाना चाहिए कि वे और नेहरू कांग्रेस पार्टी की खास मौलिक नीतियों पर एक मत हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अकेले ही बयान देना उचित समझा। 2 सप्ताह के गहन विचार के बाद उन्होंने कड़ा फैसला लिया और इस्तीफ़ा देने की धमकी दे दी। 13 सितंबर 1950 को उन्होंने प्रेस को एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने इस बात पर खेद जताया कि सांप्रदायिक और प्रतिक्रियावादी तत्वों ने टंडन की जीत पर खुलकर खुशी का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि वे इस बात से दुखी हैं कि सांप्रदायिक और पुनरुत्थानवादी भावनाओं ने धीरे धीरे कांग्रेस पर हमला कर दिया है और कभी कभी वे सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करने में कामयाब हो जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान के विपरीत भारत एक सेक्युलर देश था। नेहरू ने जोर देकर कहा कि हम जिस तरह से अपने बहुसंख्यक समाज के साथ व्यवहार करते हैं, उसी तरह का व्यवहार अल्पसंख्यक वर्ग के साथ भी करेंगे। नेहरू ने आगे कहा कि मैं तो कहूँगा कि उनके साथ बराबरी का ही नहीं, बल्कि इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए कि उन्हें इसका एहसास हो कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। अब इस वर्तमान भ्रम और असत्य सिद्धांत के खतरे की स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि कांग्रेस साफ साफ और बिना किसी लाग लपेट के इस मुद्दे पर अपना विचार स्पष्ट करे। नेहरू की राय में यह भारत सरकार और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी थी कि वह मुसलमानों को हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस कराए, जबकि पटेल चाहते थे कि ये जिम्मेदारी खुद अल्पसंख्यक वर्ग ही उठाए। एक बार उन्होंने नेहरू को कहा था कि हिंदुस्तान के मुस्लिम नागरिकों की एक जिम्मेदारी है कि वे जनता के एक बड़े तबके के मन से उनकी स्वामी भक्ति संबंधित भ्रम को दूर करें, जो अतीत में उनके पाकिस्तान की मांग को समर्थन देने और उनमें से कुछ लोगों के दुर्भाग्यपूर्ण क्रियाकलापों से भी जुड़ी हुई है। अल्पसंख्यकों के प्रश्न पर और कुछ दूसरे दार्शनिक मुद्दों पर नेहरू और पटेल कभी एक दूसरे के कायल नहीं हो सके। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के तीखे चुनाव के बाद अब पटेल ने, जो उम्र में नेहरू से बड़े थे, बात को ज़्यादा तूल देना उचित नहीं समझा, क्योंकि पटेल जानते थे उनकी पार्टी के विखंडन का मतलब मुल्क का विखंडन हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने उनसे मिलने आने वाले कांग्रेसी नेताओं से कह दिया कि वे लोग वही करें जो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं और इस विवाद पर ज़्यादा ध्यान न दें। 2 अक्टूबर को इंदौर में एक महिला केंद्र का उद्घाटन करते हुए पटेल ने इस अवसर का उपयोग प्रधानमंत्री के प्रति अपने विश्वास के प्रदर्शन में किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि वे महात्मा गांधी के बहुत सारे अहिंसक शिष्यों में से महज एक हैं। पटेल ने आगे कहा कि अब चूंकि महात्मा हमारे बीच नहीं हैं, नेहरू ही हमारे नेता हैं। बापू ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था और इसकी घोषणा भी की थी। अब यह बापू के सभी सिपाहियों का कर्तव्य है कि वे उनके निर्देश का पालन करें और मैं एक गैर वफादार सिपाही नहीं हूँ। ये ऐसे सबूत हैं कि जो कि पटेल के जीवनीकार राजमोहन गांधी से हमें उपलब्ध हुए हैं। दरअसल ये तथ्य नेहरू के जीवनीकार सर्वपल्ली गोपाल की उसी बात की तस्दीक करते हैं जो उन्होंने भावुक होकर व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि पटेल के महान आत्मसंयम और शराफत ने दोनों के बीच होने वाली खुली लड़ाई को रोक दिया। पटेल को गांधी से किया हुआ अपना यह वादा याद था, जिसमें उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी। इसके साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष पद पर विवाद के वक्त उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। बिस्तर पर लेटे ही उन्होंने 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन पर उन्हें बधाई पत्र लिखा था। एक सप्ताह बाद जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने उनके घर आए तो पटेल ने कहा कि जब मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हो जाएगा तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझ में अपना विश्वास खोते जा रहे हैं। इसके जवाब में नेहरू ने कहा कि मुझे लगता है
कि मैं आप में यकीन खोता जा रहा हूँ। इसके 3 सप्ताह बाद पटेल की मृत्यु हो गई। खुद प्रधानमंत्री को ही मंत्रिमंडल के शोक संदेश संबंधी प्रस्ताव लिखने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। नेहरू ने एक एकीकृत और मजबूत भारत के निर्माण में पटेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। साथ ही रजवाड़ों की जटिल समस्या सुलझाने में भी उनकी प्रतिभा की सराहना की। पटेल नेहरू के एक सहयोगी भी थे और एक प्रतिद्वंदी भी, लेकिन अपने देशवासियों के लिए पटेल एक महान देशभक्त, आज़ादी की लड़ाई के बेजोड़ योद्धा, महान जनसेवक, महान प्रतिभा और विराट उपलब्धियों वाले राजनीतिज्ञ थे। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु ने उस इकलौते राजनीतिज्ञ को कांग्रेस के राजनीतिक पटल से हमेशा के लिए दूर कर दिया, जो नेहरू के बराबर होने का दमखम रखते थे। अब हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली पार्टी में सत्ता के 2 केंद्र नहीं रह गए। हालांकि प्रधानमंत्री के सामने अभी भी अपेक्षाकृत कम ताकतवर 2 प्रतिद्वंदी मैदान में खड़े थे। उनमें से एक थे कांग्रेस अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन और दूसरे थे देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। नेहरू के जीवनीकार लिखते हैं कि राजेंद्र प्रसाद मध्ययुगीन सोच रखने वाले नेताओं में सबसे प्रमुख थे। शायद यह एक देशभक्त नेता का निर्मम मूल्यांकन है, जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना बहुत कुछ बलिदान कर दिया। हालांकि ये साफ है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कई महत्वपूर्ण विषयों पर अलग अलग राय रखते थे। उदाहरण के लिए उनका इस विषय पर मतभेद था कि धर्म की सार्वजनिक जीवन में क्या जगह होनी चाहिए। ये मतभेद 1951 के बसंत में तब सतह पर आ गए जब राष्ट्रपति को गुजरात में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रण दिया गया। कभी अपनी धन संपत्ति के लिए मशहूर सोमनाथ पर अतीत में कई मुस्लिम सरदारों और राजाओं ने हमला किया था, जिसमें 11वीं सदी का कुख्यात लुटेरा महमूद गजनवी भी शामिल था। जब भी कभी मंदिर को तबाह किया गया, इसे फिर से बना दिया गया। आखिरी बार मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब ने इसे पूरी तरह तोड़ देने का हुक्म दिया था। तब से यह मंदिर करीब 2.5 शताब्दियों तक ऐसे ही भग्नावशेष की अवस्था में पड़ा रहा। सन 1947 में सरदार पटेल ने खुद सोमनाथ का दौरा किया और इसके पुनर्निर्माण का वादा किया। उसके बाद पटेल के सहयोगी के मुंशी ने इसके पुनर्निर्माण का जिम्मा अपने हाथों में लिया। लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति ने मंदिर के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया तो ये बात नेहरू को पसंद नहीं आई। उन्होंने प्रसाद को सलाह दी कि वे सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में हिस्सा न लें, जिसके दुर्भाग्यजनक रूप से कई मतलब निकाले जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ कि सोमनाथ में विशाल मंदिर बनाने पर जोर देने का यह उचित समय नहीं है। इसे धीरे धीरे किया जा सकता था और बाद में ज़्यादा प्रभावपूर्ण ढंग से किया जा सकता था। फिर भी मैं सोचता हूँ कि बेहतर यही होगा कि आप उस समारोह की अध्यक्षता न करें। प्रसाद ने नेहरू की सलाह नहीं मानी और सोमनाथ के लिए रवाना हो गए। हालांकि उन्होंने इतना किया कि अपने भाषण को गांधी जी के अंतर्धार्मिक भाईचारे के सिद्धांत पर ही केंद्रित रखा। हालांकि यह सच है कि उन्होंने हिंदुस्तान के स्वर्णिम युग को याद किया, जब देश के मंदिरों में अथाह सोना चांदी देश की समृद्धि दर्शाता था। हालांकि सोमनाथ के बाद के इतिहास से यही सबक मिला कि धार्मिक असहिष्णुता से सिर्फ नफरत और अनैतिक कार्यों को ही बढ़ावा मिलता है। उसी आधार पर सोमनाथ के मंदिर के पुनर्निर्माण का मतलब पुराने घावों को कुरेदना नहीं था, जो कि पिछली शताब्दियों में काफ़ी भर चुका था, बल्कि हर एक जाति और समुदाय को पूरी आज़ादी प्राप्त करने में मदद करना था। पूर्ण धार्मिक सहिष्णुता का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने लोगों से कहा कि वे धर्म के महान तत्वों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि सत्य और ईश्वर तक पहुंचने के कई रास्ते हैं। उन्होंने कहा कि जैसे सभी नदियां विशाल सागर में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह से अलग अलग धर्म ईश्वर तक पहुंचने में लोगों की मदद करते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है
कि नेहरू ने उनका भाषण पढ़ा या नहीं। किसी भी सूरत में वह इसी बात को महत्व देते कि प्रसाद वहाँ न जाएं। प्रधानमंत्री के विचार में जन सेवकों को कभी भी आस्था या पूजा स्थलों से अपने आप को नहीं जोड़ना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति की राय में उन्हें सभी धर्मों को बराबरी और आदर का दर्जा देना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ में कहा कि यद्यपि मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मैं सारे धर्मों का आदर करता हूँ। मैं कई अवसरों पर चर्च, मस्जिद, दरगाह और गुरुद्वारा जाता रहता हूँ। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के बढ़ते हिंदूकरण से इसके कई संभावनाशील और धारदार नेता पार्टी छोड़कर चले गए। इससे पहले ही सन 1948 में कांग्रेस के कुछ तेज तर्रार युवा नेताओं ने पार्टी छोड़कर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। अब जून 1951 में सम्मानित गांधीवादी नेता जे.बी. कृपलानी ने पार्टी छोड़ दी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी अर्थात KMPP की स्थापना कर ली। यह पार्टी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट था, किसानों, श्रमिकों और दूसरे खेतिहर समुदायों के हितों के लिए प्रतिबद्ध थी। सोशलिस्ट की तरह ही कृपलानी ने आरोप लगाया कि पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में कांग्रेस एक अति पुरातन पंथी पार्टी बन गई है। लेकिन इन घटनाओं ने पुरुषोत्तम दास टंडन के खिलाफ नेहरू का हाथ मजबूत ही कर दिया। अब नेहरू कह सकते थे कि कांग्रेस को हाल में अपना लिए गए अपने प्रतिक्रियावादी रास्ते से दूर जाना होगा और एक लोकतांत्रिक और सबको समाहित करने वाली विरासत को अपनाना होगा। सितंबर महीने में जब बंगलौर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई तो नेहरू ने शक्ति परीक्षण करने का फैसला कर लिया। पार्टी संगठन में आने वाले चुनावों को लेकर चिंता व्याप्त थी और जैसा कि एक दक्षिण भारतीय पत्रकार ने इशारा किया कि यह साफ हो चुका था कि AICC टंडन की तुलना में प्रधानमंत्री के पीछे खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष टंडन पार्टी को चुनावों में जीत नहीं दिला सकते। इसके उलट वोट आकर्षित करने में पंडित नेहरू का कोई सानी नहीं है। चुनावों की पूर्व संध्या पर वोट ही मायने रखते हैं और इस मामले में पंडित नेहरू की जो योग्यता है वो किसी भी नेता में नहीं है। वाकई बंगलौर में वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पंडित नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। अब सरकार और पार्टी दोनों के मुखिया के तौर पर नेहरू देश की सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर सकते थे। इस जंग की पहली झड़प सन 1952 के आम चुनावों में होने वाली थी। हिंदुस्तान का पहला आम चुनाव कई चीज़ों के अलावा एक विश्वास का विषय था। एक नया आज़ाद हुआ मुल्क सार्वभौम मताधिकार के तहत सीधे तौर पर अपने हुक्मरानों को चुनने जा रहा था। इसने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जो पश्चिमी देशों ने अख्तियार किया था। वहाँ पहले कुछ संपत्तिशाली तबकों को ही मतदान का हक मिला था। बहुत बाद तक वहाँ कामगारों और महिलाओं को मतदान हक नहीं मिला। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ और इसके 2 सालों के बाद यहाँ एक चुनाव आयोग का गठन कर दिया गया। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उसके अगले ही महीने जनप्रतिनिधि कानून संसद में पारित कर दिया गया। इस कानून को पेश करते हुए संसद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये उम्मीद जाहिर की कि साल 1951 के बसंत तक चुनाव करवा लिए जाएंगे। इस मामले में नेहरू की जल्दबाजी समझी जा सकती थी, लेकिन जिस व्यक्ति के जिम्मे चुनाव करवाने का काम था उसके लिए यह मुश्किल काम था। यह एक दुर्भाग्यजनक बात है कि हम सुकुमार सेन के बारे में बहुत नहीं जानते। उन्होंने भी कोई संस्मरण या कोई दस्तावेज अपने पीछे नहीं छोड़ा जो हमें उनके बारे में ज़्यादा बता सके। सुकुमार सेन का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज और लंदन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की थी। लंदन यूनिवर्सिटी में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। उसके बाद उन्होंने 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर ली और कई ज़िलों में बतौर न्यायाधीश उनकी बहाली की गई। बाद में वे पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव भी बने, जहां से उन्हें प्रतिनियुक्ति पर मुख्य चुनाव आयुक्त बनाकर भेज दिया गया। शायद सेन के अंदर का वह गणितज्ञ ही था जिसने नेहरू को कुछ दिन इंतजार करने के लिए कहा था।
क्योंकि भारत सरकार के किसी भी अधिकारी के पास इतना कठिन और विशाल काम नहीं था जो सुकुमार सेन को सौंपा गया था। जरा हम यहाँ मतदाताओं की तादाद पर गौर करें। उस चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या 17 करोड़ 60 लाख थी, जिनकी उम्र 21 साल या उससे ऊपर थी, और जिसमें से 85% न तो पढ़ सकते थे और न ही लिख सकते थे। उनमें से हर एक की पहचान करनी थी, उनका नाम लिखना था और उन्हें पंजीकृत करना था। मतदाताओं का निबंधन तो महज पहला कदम था, क्योंकि समस्या यह थी कि अधिकांश अशिक्षित मतदाताओं के लिए पार्टी प्रतीक चिन्ह, मतदान पत्र और मत पेटी किस तरह की बनाई जाए। इसके बाद चुनाव के लिए मतदान केंद्र का भी चयन किया जाना था। साथ ही ईमानदार और सक्षम मतदान अधिकारी की भी नियुक्ति करनी थी। इसके अलावा आम चुनावों के साथ ही राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होने थे। इस काम में सुकुमार सेन के साथ विभिन्न राज्यों में मुख्य चुनाव अधिकारी भी काम कर रहे थे, जिनमें से अधिकांश अमूमन ICS अफसर ही थे। आखिरकार सन 1952 के शुरुआती महीनों में चुनाव करवाया जाना तय हुआ। हालांकि कुछ दुरूह और सुदूरवर्ती जिलों में इस काम को पहले अंजाम दिया जाना था। एक अमेरिकन पर्यवेक्षक ने सही ही लिखा कि चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान और उपकरण बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। सुकुमार सेन के उद्यम को समझने में कुछ आंकड़े हमारी मदद कर सकते हैं। कुल मिलाकर 4500 सीटों पर चुनाव होने थे, जिसमें करीब 500 संसद के लिए थे और शेष प्रांतीय विधानसभाओं के लिए। इस चुनाव में 2,24,000 मतदान केंद्र बनाए गए और वहाँ 20 लाख इस्पात की मतपेटियाँ भेजी गईं। इन पेटियों को बनाने में 4200 टन इस्पात खर्च हुआ। 6 महीने के अनुबंध पर 16,500 क्लर्क बहाल किए गए ताकि मतदाता सूची को क्षेत्रवार ढंग से टाइप किया जा सके और उसका मिलान किया जा सके। मतदान पत्रों को छापने में करीब 3,80,000 कागज़ के रिम अर्थात कागज़ का गोला जो अखबार और छापाखानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किए गए। चुनाव कार्य को संपादित करने के लिए 56,000 पीठासीन अधिकारियों का चुनाव किया गया और इनकी सहायता के लिए 2,80,000 सहायक बहाल किए गए। इस चुनाव में सुरक्षा के लिए 2,24,000 पुलिस के जवानों को बहाल किया गया ताकि हिंसा और मतदान केंद्रों पर गड़बड़ियों को रोका जा सके। यह चुनाव और इसमें हिस्सा ले रहे मतदाता लगभग 10 लाख वर्ग मील में फैले हुए थे। चुनाव का इलाका विशाल और विविधता से भरा हुआ था। कहीं कहीं तो यह बहुत ही दुरूह भी था। किसी सुदूर पहाड़ी गांव में आनन फानन में नदी पर विशेष तौर पर पुल बनाया गया। हिंद महासागर के किसी छोटे से द्वीप पर चुनाव करवाने के लिए नावों या स्टीमरों से मतपत्रों को मतदान केंद्रों तक पहुंचाया गया। दूसरी समस्या भौगोलिक के बदले सामाजिक थी। उत्तर भारत की महिलाएं अपना नाम लिखवाने से हिचकती थीं। इसके बदले वे किसी की माँ या किसी की पत्नी के रूप में अपना नाम दर्ज कराना चाहती थीं। सुकुमार सेन अतीत के इस अनोखी और बेतुकी परंपरा को देखकर झुंझला उठे। उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस तरह के मतदाताओं का ब्यौरा लिखने की जगह कड़ाई से मतदाता का नाम दर्ज करें। इस प्रक्रिया में कम से कम 28 लाख महिलाओं का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। उनके नाम काटे जाने से हुए हंगामे को सेन ने अच्छा ही माना, क्योंकि इसके अगले चुनावों के पहले तक इस पूर्वाग्रह से मुक्त होने में मदद मिलती और तब तक महिलाओं को उनके अपने नाम से मतदाता सूची में दर्ज कर लिया जाता। जहां पश्चिमी लोकतंत्रों में मतदाता साक्षरता और विकास होने की वजह से राजनीतिक दलों को नाम से पहचान जाते थे, वहीं भारत में मतदाताओं को समझाने के लिए तस्वीरों का सहारा लिया गया। ये चुनाव चिन्ह आम लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित थे और इसलिए मतदाताओं की समझ में आने के लायक थे। जैसे किसी पार्टी के लिए 2 जोड़ी बैल, दूसरे के लिए एक झोपड़ी, तीसरे के लिए एक हाथी और चौथे के लिए मिट्टी के लैंप को चुनाव चिन्ह के तौर पर मान्यता दी गई। इस चुनाव में एक दूसरा प्रयोग जो किया गया वह बहुउद्देशीय मतपेटी का प्रयोग। अधिकांश भारतीय मतदाता अशिक्षित थे, इसलिए वे मतपत्र पर गलती कर सकते थे। इसलिए हर एक दल को प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक मतपेटी दी गई
जिस पर उसके दल का चुनाव चिन्ह अंकित था। इससे फ़ायदा ये हुआ कि मतदाता आसानी से अपना मतपत्र मुहर लगाने के बाद उस मत पेटी में डाल सकता था। फर्जी मतदान को रोकने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने एक स्याही का आविष्कार किया था, जिसे मतदाताओं के उंगली में लगा दिया जाता था और यह 1 सप्ताह तक मिटता नहीं था। इस चुनाव में इस स्याही की 3,89,816 छोटी बोतलें इस्तेमाल में लाई गईं। सन 1951 में चुनाव आयोग साल भर लोगों को फिल्म और रेडियो के माध्यम से लोकतंत्र की इस महान कवायद के बारे में जागरूक करता रहा। 3000 सिनेमाघरों में मतदान प्रक्रिया और मतदाताओं के कर्तव्य पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। लाखों करोड़ों भारतीयों तक ऑल इंडिया रेडियो के द्वारा कई कार्यक्रमों के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया। उन्हें संविधान, वयस्क मताधिकार का उद्देश्य, मतदाता सूची की तैयारी और मतदान प्रक्रिया के बारे में बताया गया। भारत में जब पहला आम चुनाव करवाया जा रहा था, उस वक्त दुनिया में कौन सी घटनाएं आकार ले रही थीं, उस पर एक निगाह डालना हमारे लिए ज्ञानवर्धक होगा। एशिया में कहीं फ्रांसीसी वियतमिन अर्थात वियतनाम की आज़ादी के लिए लड़ने वाला मोर्चा उससे लड़ रहे थे, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सेना उत्तर कोरियाई हमलों का जवाब दे रही थी। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल पार्टी ने मिश्रित नस्ल के लोगों के प्रति किए जा रहे भेदभाव की नीति को ख़त्म कर दिया था। वे लोग अंतिम गैर श्वेत समुदाय थे जिन्हें मतदान का अधिकार मिला था। अमेरिका ने अपने पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया था। दूसरी तरफ मैकलेन और बर्गेज रूस भाग गए थे। वो साल 3 राजनीतिक हत्याओं का भी गवाह बना। हत्या किए जाने वाले लोगों में शामिल थे जॉर्डन के शाह, ईरान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को गोली मार दी गई, जिसके ठीक 9 दिन बाद हिंदुस्तान में होने वाले चुनावों में पहला वोट डाला जाने वाला था। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि भारत में होने वाले चुनावों के साथ ही इंग्लैंड में भी आम चुनाव हो रहे थे। राजनीति के पुराने योद्धा विंस्टन चर्चिल अपनी कंजर्वेटिव पार्टी को फिर से सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लैंड में चुनाव मूल रूप से 2 पार्टियों के बीच की राजनीतिक लड़ाई थी। दूसरी तरफ भारत में राजनीतिक दलों और नेताओं में गजब की विविधता थी। सत्ता में जवाहरलाल नेहरू की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, जो आज़ादी के लड़ाई की मुख्य उत्तराधिकारी थी और जिसे उस वजह से सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ था। इसके सामने मैदान में कई नई पार्टियां खड़ी थीं, जो कुछ जन्मजात महान नेताओं द्वारा बनाई गई थीं। वामपंथ की ओर झुकाव रखने वाली प्रमुख पार्टी थी जेवी कृपलानी की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी, जिसके नेता थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के मुख्य नायक जयप्रकाश नारायण। इन पार्टियों ने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि वह गरीबों के प्रति किए गए अपने वायदों से दूर हट गई है। उन्होंने दावा किया कि वे पुराने गांधीवादी कांग्रेस के विचारों के साथ हैं, जो जमींदारों और पूंजीपतियों के बजाय किसानों और श्रमिकों के हितों की बात करती थी। कांग्रेस की एक दूसरी तरह से आलोचना जनसंघ ने की, जिसने हिंदुस्तान के सबसे बड़े धार्मिक समूह हिंदुओं को एक वोट बैंक के रूप में तब्दील करने की कोशिश की। 21 सितंबर 1951 को नई दिल्ली में हुए पार्टी के उद्घाटन समारोह में प्रतीकों के माध्यम से पार्टी के लक्ष्य को बखूबी दर्शाया गया। इस सत्र की शुरुआत वैदिक मंत्रों और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन से की गई। मंच पर पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी कई दूसरे नेताओं के साथ बैठे थे। उनके पीछे श्वेत पृष्ठभूमि में भगवा रंग में शिवाजी, कुरुक्षेत्र के मैदान में और अर्जुन को कौरवों के असत्य के खिलाफ युद्ध करने की प्रेरणा देते हुए भगवान कृष्ण, राणा प्रताप और एक मिट्टी के दीपक की तस्वीर थी। पंडाल में जगह जगह बैनर लगे हुए थे, जिस पर लिखा था संघे शक्ति कलयुगे। ये महाभारत से ली हुई एक पंक्ति थी, जिसका मतलब था कलयुग में जनता के संघ में ही शक्ति होती है। ये तस्वीरें अपने आप में खास संदेश दे रही थीं। हालांकि ये तस्वीरें हिंदू पुराणों से ली गई थीं, लेकिन ये ऐसे हिंदू योद्धाओं की याद दिला रही थीं जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थीं। लेकिन सवाल यह था कि उन दुष्ट
दुश्मनों का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? क्या वह दुश्मन पाकिस्तान था, या मुसलमान, या जवाहरलाल नेहरू, या फिर कांग्रेस पार्टी? संघ के नेताओं ने इन चारों की तीखी आलोचना की। पार्टी ने ऐलान किया कि वह अपनी मातृभूमि को फिर से एक करने का काम करेगी। वह पाकिस्तान को फिर से हिंदुस्तान में समाहित या ज़रूरत पड़ी तो जीत लेगी। जनसंघ ने भारत के मुसलमानों को संदेहास्पद अल्पसंख्यक करार दिया, जिन्होंने अभी तक इस ज़मीन और यहाँ की संस्कृति को अपनाना सीखा नहीं था, और वे उसे अपनी पहली मोहब्बत के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए थे। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगाया कि वह इन अनिश्चित स्वामी भक्ति वाले मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक समय केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। उसी तरह उस जमाने की अछूत जाति से ताल्लुक़ रखने वाले महान वकील B.R. अम्बेडकर भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे, जिन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। चुनाव के वक्त अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को मजबूत करने के लिए सरकार से इस्तीफा दे दिया। अपने भाषणों में उन्होंने निचली जातियों के विकास पर बहुत कम ध्यान देने के लिए सरकार की तीखी आलोचना की। अम्बेडकर ने कहा, इन लोगों के लिए आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। वही पुराना अत्याचार, वही पुराना दमन और वही पुराना भेदभाव चला आ रहा है। उन्होंने कहा कि आज़ादी हासिल हो जाने के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक धर्मशाला या आराम गृह बन गई है, जिसके पास कोई उद्देश्य या सिद्धांत नहीं बचा है, और जो सभी तरह के लोगों के लिए खुली है। इस पार्टी में बेवकूफ़ों और धूर्तों, दोस्तों और दुश्मनों, सांप्रदायिकतावादियों और सेक्युलरों, सुधारवादियों और पुरातनपंथियों, पूंजीवादियों और गैर पूंजीवादियों सबका स्वागत हो रहा है। इससे भी ज़्यादा वामपंथी ज़मीन पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सरकार के खिलाफ खड़ी थी। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले सन 1948 में बहुत सारे कम्युनिस्ट नेता एक किसान मजदूर विद्रोह को संचालित करने के उद्देश्य से भूमिगत हो गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि ये विद्रोह चीनी क्रांति की तरह एक देशव्यापी क्रांति का स्वरूप धारण कर लेगा, लेकिन पुलिस और कुछ जगहों पर सेना ने इस विद्रोह को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया। इसलिए चुनावों के वक्त कम्युनिस्ट चुनावों में भाग लेने के लिए बाहर आ गए। पार्टी महासचिव ने कहा कि तेलंगाना संघर्ष को बेशर्त वापस ले लिया गया है। सरकार की तरफ से उन लोगों को एक तात्कालिक माफ़ी दे दी गई और कम्युनिस्टों ने हथियार रखकर जनता से वोट मांगने का फैसला किया। इस अचानक परिवर्तन ने पार्टी में ऐसी दुविधा पैदा कर दी जिसका हल मार्क्स या लेनिन के किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं था। इस तरह बंगाल के किसी सीट पर चुनावों में खड़ी होने वाली एक महिला कम्युनिस्ट नेता ये तय नहीं कर पाई कि उसे गरीबों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए मुड़ी तुड़ी साधारण साड़ी पहननी चाहिए या मध्य वर्ग को आकर्षित करने के लिए धुली हुई और इस्त्री की हुई साड़ी। तेलंगाना इलाके से, जहां किसान आंदोलन सबसे गहन था, एक संसदीय सीट पर पार्टी उम्मीदवार ने अपनी दुविधा को याद करते हुए कहा कि एक जगह जब उसे एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा पेय पदार्थ पेश किया गया तो उसने उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में जब इसका शुरूर चढ़ा तो उसे पता चला कि यह किसी फल के रस की बजाय व्हिस्की था। 1951-52 का चुनाव बड़ी जनसभाओं, घर घर जाकर प्रचार और दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा किया गया। एक ब्रिटिश पर्यवेक्षक ने लिखा कि चुनाव प्रचार जब उफान पर था तो हर जगह पर्चे और पार्टी के प्रतीक चिन्ह लगा दिए गए। ये पर्चे दीवार पर, नुक्कड़ों पर, यहाँ तक कि दिल्ली में पुरानी पीढ़ी के वायसरायों की गरिमा को ठेस पहुँचाते हुए उनकी मूर्तियों तक पर लगा दिए गए। चुनाव प्रचार करने का एक अद्भुत तरीका कलकत्ता में अपनाया गया, जहाँ गायों की पीठ पर बंगाली में लिख दिया गया, कांग्रेस को वोट दें। सभी पार्टियों ने भाषणों और पर्चों का इस्तेमाल किया, लेकिन रेडियो तरंगों तक पहुंच सिर्फ कम्युनिस्टों को हासिल हुई। ऐसा ऑल इंडिया रेडियो के तहत नहीं था जिसने पार्टी प्रचार पर पाबंदी लगा दी थी, बल्कि ऐसा रेडियो मॉस्को के द्वारा किया जा रहा था, जो ताशकंद में अपने स्टेशन के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में प्रचार कर रहा था।
अगर भारतीय श्रोता सुनना चाहते तो वे इन प्रसारणों के माध्यम से सुन सकते थे कि गैर कम्युनिस्ट पार्टियां किस तरह की होती हैं। इन रेडियो प्रसारणों में बताया गया कि गैर कम्युनिस्ट पार्टियां आंग्ल अमेरिकी साम्राज्यवादियों और श्रमिक वर्ग के शोषकों की भ्रष्ट शाखाएं हैं। पढ़े लिखे लोगों के लिए मद्रास से छपने वाली एक साप्ताहिक ने प्रावदा के एक लेख का अनुवाद किया, जिसमें ये कहा गया कि सत्ताधारी कांग्रेस सरकार जमींदारों और एकाधिकारवादियों की सरकार है। यह सरकार देश के गद्दारों और बंदूकधारियों की सरकार है। साथ ही इस लेख में यह कहा गया कि लंबे वक्त से शोषण के शिकार और फटेहाल जनता के लिए एकमात्र विकल्प कम्युनिस्ट पार्टी ही है, जिसके इर्द गिर्द पूरे देश की सारी प्रगतिशील शक्तियां हैं जो अपने पितृभूमि के अहम हितों को पूरा करना चाहती हैं, जमा हो रही हैं। पार्टियों की इस सूची में और इस सूची को दिलचस्प और उत्तेजना से भरपूर बनाते हुए कई क्षेत्रीय पार्टियां भी शामिल थीं, जो नस्ल और धर्म के आधार पर बनाई गई थीं। इन पार्टियों में शामिल थी मद्रास की द्रविड़ कड़गम, जो उत्तर भारतीय वर्चस्व के खिलाफ तमिल गौरव को बढ़ावा देने की नीति पर चुनाव लड़ रही थी। इसके अलावा पंजाब में अकाली दल और बिहार में झारखंड पार्टी भी ऐसी ही पार्टियां थीं। जहां अकाली दल सिखों की पार्टी थी, वहीं झारखंड पार्टी बिहार से अलग आदिवासियों के लिए एक अलग प्रांत की व्यवस्था कर रही थी और मांग कर रही थी। इसके अलावा वामपंथी पार्टी के कुछ अलग हुए धड़े भी मैदान में थे और जनसंघ से भी ज़्यादा कट्टरपंथी दो हिंदूवादी दल भी मैदान में ताल ठोक रहे थे। ये दल थे हिंदू महासभा और राम राज्य परिषद। इन सभी पार्टियों के नेताओं ने सालों तक राजनीतिक आंदोलनों में हिस्सा लिया था। इनमें से कुछ राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए तो कुछ कम्युनिस्ट आंदोलनों में जेल जा चुके थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता लाजवाब वक्ता थे। उनके भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे और उनके तर्क मानने पर मजबूर हो जाते थे। चुनावों से पहले राजनीति शास्त्री रिचर्ड पार्क ने लिखा था कि दुनिया के किसी भी देश में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने चुनावी रणनीति, चुनावी मुद्दों के नाटकीय प्रदर्शन, राजनैतिक भाषण कला और राजनीतिक मनोविज्ञान पर अपने अधिकार का इतना ज़बरदस्त प्रदर्शन नहीं किया जितना भारत में हुआ है। कुछ लोग इस विविधता को एक ज़बरदस्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सबूत मनाकर जश्न मना रहे थे, लेकिन कई दूसरे इससे इत्तेफाक नहीं रखते थे। संकर्ष वीकली में एक कार्टून छपा जिसमें इस वोट वटूरू प्रक्रिया के दिखावटीपन पर तीखा व्यंग्य किया गया। इस कार्टून में काले कोट में एक मोटे व्यक्ति को दिखाया गया जो मतदाताओं के बीच प्रचार कर रहा था, जिसमें उसने एक दीनहीन किसान से कहा कि किसानों के लिए ज़मीन उसका लक्ष्य है। उसने एक बढ़िया कपड़ा पहने हुए युवक से कहा, जमींदारों के हितों की रक्षा की जाएगी। एक जगह उसने कहा कि वह राष्ट्रीयकरण का समर्थक है, जबकि दूसरी जगह उसने कहा कि वह निजी उद्यमों को बढ़ावा देगा। उसने साड़ी पहनी हुई एक महिला से कहा कि वह हिंदू कोड बिल अर्थात हिंदू महिलाओं के अधिकारों में बढ़ोतरी करने वाले कानून का समर्थन करता है, लेकिन उसने चोटी धारण किए हुए एक ब्राह्मण से कहा कि वह भारत की प्राचीन सभ्यता की रक्षा करेगा। इन सभी पार्टियों के निशाने पर एक ही पार्टी थी और वो थी सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी। हाल ही में इसके नेता जवाहरलाल नेहरू अपने नेतृत्व को मिली चुनौती से उबरे थे। वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु के बाद अब सरकार में वही प्रभावशाली नेता थे। लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां थीं। इन चुनौतियों में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए नाराज शरणार्थी सबसे बड़ी चुनौती थे, जो अभी तक अपने नए घर में व्यवस्थित नहीं हो पाए थे। दक्षिण में आंध्र प्रदेश के लोग और उत्तर में सिख समुदाय के लोग बेचैन हो रहे थे। पूरी दुनिया की निगाह में कश्मीर समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात ये कि आज़ादी मिलने भर से गरीबी और असमानता में कोई सेंध नहीं लग पाई थी। यह एक ऐसा मामला था जिसके लिए स्वाभाविक तौर पर संभवतः सत्ताधारी पार्टी को ही जिम्मेदार ठहराया जा सकता था। उस चुनाव अभियान को समझने का एक अच्छा तरीका उस समय के अखबारों से
अखबारों में छपी सुर्खियां हो सकती हैं। वे काफ़ी दिलचस्प सुर्खियां थीं, क्योंकि उस चुनाव में उठाए गए तमाम मुद्दे तब से अब तक भारतीय चुनावों में प्रमुखता से उठाए जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक अखबार ने सुर्खी छापी, मंत्रियों को चुनाव में कड़ी चुनौती। एक दूसरे अखबार की सुर्खी थी, जातीय प्रतिद्वंद्विता से बिहार में आई कांग्रेस में कमजोरी। उत्तर पूर्वी इलाके से यह एक चेतावनी देने वाली सुर्खी आई। मणिपुर में स्वायत्तता की मांग। गुवाहाटी से एक खबर आई, असम में कांग्रेस की संभावना, मुस्लिम आदिवासी मतों का महत्व। ग्वालियर से छपने वाले एक अखबार ने छापा, कांग्रेसियों में असंतोष, उम्मीदवारों की सूची से पार्टी में दरार बढ़ी। कलकत्ता के अखबार की सुर्खी थी, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष को एक बैठक में अपमानित किया गया। उनको अपशब्द कहने वाला पूर्वी पाकिस्तान से आने वाला एक शरणार्थी था। लखनऊ के अखबार में छपी खबर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की कोई उम्मीद नहीं। यह जेबी कृपलानी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी सत्ताधारी दल के पक्ष में चुनावों में धांधली करेंगे और बम्बई शहर ने चुनाव अभियान के 3 अलग अलग क्षणों में कमोवेश 3 सदाबहार सुर्खियां लगाई थीं। ये सुर्खियां थीं, कांग्रेस मुसलमानों के समर्थन पर आश्रित, कांग्रेस को अनुसूचित जातियों की कोई फिक्र नहीं, डॉक्टर अंबेडकर, और चुनावी हिंसा में शहर में 14 लोग मारे गए। लेकिन कभी कभी ऐसी सुर्खियां भी देखने को आईं जो अपने समय के लिए सही नहीं थीं, लेकिन शायद हमारे वक्त के लिए सही नहीं है। खासकर पटना से छपने वाले अखबार की सर्चलाइट की वह खबर, जिसमें दावा किया गया था कि बिहार में शांतिपूर्ण मतदान की उम्मीद। तरह तरह की विरोधी पार्टियों और कुछ अपने दल के असंतुष्टों की चुनौतियों का सामना करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव प्रचार में उतरने का फैसला किया। उन्होंने सड़क मार्ग से चुनाव प्रचार शुरू किया और कई बार वे ट्रेन और हवाई जहाज़ से भी प्रचार करने गए। 1 अक्टूबर से उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की, जिसकी तुलना एक अति व्यस्त पार्टी कार्यकर्ता ने बाद में समुद्रगुप्त, अशोक और अकबर के अभियानों से की। उसने नेहरू के चुनाव अभियान की तुलना फाहियान और हुएनसांग की यात्राओं से भी की। 9 सप्ताह के अपने चुनाव प्रचार में नेहरू ने पूरे देश का एक छोर से दूसरे छोर तक तूफानी दौरा किया। उन्होंने कुल मिलाकर 25,000 मील का दौरा किया, जिसमें 18,000 मील हवाई जहाज़ से, 5,200 मील कार से, 1,600 मील रेलगाड़ी से सफ़र किया। यहाँ तक कि उन्होंने 90 मील का दौरा नाव से भी पूरा किया। 30 सितंबर की तारीख रविवार के दिन नेहरू ने सरहदी इलाके में पड़ने वाले शहर लुधियाना से अपने चुनावी अभियान का श्री गणेश किया। इस जगह का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण था। साथ ही महत्वपूर्ण था नेहरू का उस सभा में दिया गया भाषण। अपने भाषण में उन्होंने सांप्रदायिकता के खिलाफ एक आर पार की लड़ाई छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने सांप्रदायिक संगठनों की निंदा की, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के नाम पर मुल्क में फ़िरका परस्ती फैला रही थीं, जैसा एक ज़माने में मुस्लिम लीग किया करती थी। नेहरू ने कहा कि ये शैतानी सांप्रदायिक तत्व अगर सत्ता में आ गए तो देश में बर्बादी और मौत का तांडव लाएंगे। उन्होंने 5 लाख लोगों की जनसभा में लोगों से आह्वान किया कि वे अपने दिमाग की खिड़की खुली रखें और पूरी दुनिया की हवा उसमें आने दें। उनके भाषणों में गांधी की तरह ही भावनाएं थीं और वाकई उनकी अगली मुख्य जनसभा दिल्ली में 2 अक्टूबर की दोपहर महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर ही हुई। नेहरू ने यहाँ एक विशाल जनसभा को खालिस हिंदुस्तानी में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार छुआछूत और जमींदारी को मिटाने के लिए प्रतिकृत संकल्प है। एक बार यहाँ फिर उन्होंने सांप्रदायिकता को अपने सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया और कहा, इसके लिए देश में कोई जगह नहीं रहने दी जाएगी और हम अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर प्रहार करेंगे। करीब 95 मिनट लंबा चला उनका भाषण कई बार तालियों की गड़गड़ाहट की वजह से बाधित होता रहा। भाषण के आखिर में श्रोताओं ने उनकी इस घोषणा का भी जोरदार तालियों से स्वागत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी पर धर्म की वजह से हाथ उठाता है तो मैं सरकार का मुखिया होने के नाते और सरकार से बाहर भी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उससे लड़ता रहूँगा। नेहरू जहाँ कहीं भी गए वे बहुत मजबूती के साथ
सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते रहे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृहराज्य बंगाल में भी उन्होंने जनसंघ को आरएसएस और हिंदू महासभा की नाजायज़ औलाद कहकर खारिज कर दिया। हालांकि उन्होंने दूसरे विभाजनकारी मुद्दे को भी पकड़ा। बिहार में एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने जातिवाद के दानव की आलोचना की। बम्बई में उन्होंने जनता को याद दिलाया कि कांग्रेस को समर्थन देने का मतलब विदेश नीति के सैद्धांतिक निर्गुटता को बढ़ावा देना भी है। भरतपुर और बिलासपुर में उन्होंने अपने वामपंथी आलोचकों की हड़बड़ी की ये कहकर आलोचना की कि वे उनके साध्य से तो सहमत हैं लेकिन साधनों से नहीं। नेहरू ने कहा कि हिंदुस्तान में एक एक ईंट जोड़कर ही समाजवाद का महल खड़ा किया जा सकता है। अम्बाला में उन्होंने महिलाओं से पर्दा प्रथा त्यागने और आगे बढ़कर देश के निर्माण में भागीदार बनने का आह्वान किया। कई जगहों पर उन्होंने अपने बेहतरीन विपक्षी नेताओं की तारीफ भी की। इनमें अंबेडकर, कृपलानी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता शामिल थे जो कांग्रेस पार्टी की और सरकार में उनके सहयोगी रहे थे। हमें ऐसे कई लोगों की ज़रूरत है जिनमें काबिलियत हो और जो अपने उसूलों के पक्के हों, नेहरू ने कहा। ऐसे नेताओं का स्वागत है, लेकिन उनमें से सारे विभिन्न दिशाओं में गाड़ी खींच रहे हैं और इसका कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है। वह खास तौर पर सोशलिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने में अपने आप को दुखी पा रहे थे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनमें मेरे कुछ ऐसे अंतरंग मित्र हैं जिनकी मैं प्रशंसा और सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह का भाव उनकी बेटी इंदिरा गांधी द्वारा कभी प्रकट नहीं किया गया, जिन्होंने अपने भाषणों में आरोप लगाया कि सोशलिस्टों को अमेरिका से पैसा मिलता है। अपने चुनाव अभियान के दौरान नेहरू जितनी देर सो नहीं पाए उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने यात्रा करने में व्यतीत कर दिया, और जितनी देर उन्होंने यात्रा में बिताया उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने 300 जनसभाओं को संबोधित किया और सड़क के किनारे भी हजारों लाखों लोगों से संवाद स्थापित किया। सीधे तौर पर उनके भाषण को 2 करोड़ लोगों ने सुना, जबकि उतनी ही संख्या में लोगों ने उनका दर्शन किया। जब उनकी कार सड़क से गुजरती थी तो लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते थे। जिन लोगों ने नेहरू को देखा और उनका भाषण सुना, उनमें कारखानों में श्रमिक, खेत में काम करने वाले मजदूर, किसान, बच्चे, चरवाहे आदि शामिल थे। सभी जातियों की महिलाएं उनकी जनसभा में उन्हें सुनने के लिए आईं। उन्हें सुनने के लिए उनके विरोधी भी आते थे। उत्तर भारत के कुछ इलाकों में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने नेहरू के खिलाफ ये नारे लगाए कि वे गाय का मांस खाते हैं, जबकि उनके विरोध में कुछ कम्युनिस्टों ने हंसिया हथौड़ा का झंडा लेकर प्रदर्शन किया। तो नेहरू ने उन्हें कहा कि वे उनके बीच जाकर काम करें जिसका झंडा वे उठाकर घूम रहे हैं। इसके जवाब में उन कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप न्यूयॉर्क जाकर वॉल स्ट्रीट के साम्राज्यवादियों के साथ काम क्यों नहीं करते। लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में नेहरू जहां कहीं भी गए, लोगों ने उनके प्रति सहानुभूति भरा व्यवहार प्रदर्शित किया या अक्सर उनके प्रति अत्यधिक सम्मान का भाव प्रदर्शित किया। कांग्रेस की इस लघु पुस्तिका में हालांकि चीज़ों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है, लेकिन इसमें कुछ सत्यता ज़रूर है, जिसमें लिखा है, लगभग हर एक जगह, शहरों में, कस्बों में, गाँव में, सड़क के किनारे, चौक पर लोग रात रात भर जागकर देश के नेता का इंतज़ार करते रहे। वे जहाँ भी जाते, स्कूल और दुकानें बंद हो जाती, गायों के चरवाहे और गायों के झुंड को छुट्टी मिल जाती, किसान और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों को सुबह से लेकर शाम तक की हाड़ तोड़ मेहनत से कुछ समय के लिए छुट्टी मिल जाती। नेहरू के नाम पर सोडा और नींबू पानी के तमाम स्टॉक बिक गए, यहाँ तक कि पानी की भी कमी हो गई। नेहरू की जनसभा में लोगों को ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गईं। कई उत्साही लोग सिर्फ सीढ़ी पर ही नहीं चढ़े, बल्कि वे ट्रेनों की छतों तक पर बैठ गए। जनसभा की विशाल भीड़ में कई लोग बेहोश हो गए। देश की आज़ाद प्रेस ने उस चुनाव के समय लोकप्रिय जनभावना को बखूबी दर्ज किया। जब नेहरू बम्बई में भाषण देने गए तो खासकर मुसलमानों का एक जुलूस मुंह से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र और घंटा बजाते हुए चौपाटी की तरफ उनके स्वागत में गुजरा। इसके बाद इसके आगे आगे कुछ जोड़े बैल और हल भी चल रहे थे, क्योंकि बैल और हल कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह थे। सुबह से ही
लोग सड़कों पर और चौराहों पर जमा होना शुरू हो गए। वे दोपहर में होने वाले भाषण के बारे में बात कर रहे थे। लगभग हर एक जगह लोगों ने नेहरू को एक निगाह देखने के लिए उत्साह में आकर सड़क के किनारे लगी घेराबंदी तोड़ दी। जब दिल्ली में नेहरू ने अपना भाषण खत्म किया और मंच से उतरे तो उस जमाने का मशहूर पहलवान मासू सामने आया और उसने उन्हें एक सोने की चैन भेंट की। मासू पहलवान ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपके लिए पूरी ज़िंदगी और इस देश के लिए कुर्बान कर सकता हूँ। उस ज़माने में यह खबर मीडिया में काफ़ी छाई रही जब रेलवे ने के लिए मशहूर शहर खड़गपुर में नेहरू को सुनने के लिए एक तेलुगु भाषी महिला पहुँच गई। जब नेहरू का भाषण चल रहा था उसी समय उसे प्रसव पीड़ा शुरू हुई। आनन फानन में आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों ने उसके चारों तरफ घेरा बना दिया। सकुशल बच्चे का जन्म हो गया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दाई का काम करने वाली महिलाओं का एक कान उनके नायक के भाषण की तरफ ही था। भारत के प्रधानमंत्री की असाधारण लोकप्रियता की झलक नेहरू के धुर आलोचक संपादक D.F. कारका के लेख में भी मिलती है। कारका बम्बई से निकलने वाली मशहूर साप्ताहिक करंट के संपादक थे। जब नेहरू ने मुंबई का दौरा किया तो कारका ने पाया कि वे चौपाटी पर करीब 2 लाख लोगों के विशाल जनसमुद्र में खड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग तो समुद्र में खड़े हो गए थे। इसमें कोई शक नहीं कि कारका ने खेदपूर्वक इस बात को लिखा कि वह जनसभा इस बात की सबूत थी कि वक्ता और श्रोता के बीच तात्कालिक रूप से किस हद तक जुड़ाव पैदा हो गया था। नेहरू के भाषण को उस संपादक ने कुछ यूं दर्ज किया, नेहरू ने कहा कि वे बहुत लंबे अंतराल के बाद, शायद बहुत सालों के बाद बम्बई आए हैं। उन्होंने थोड़ा विराम लिया और भीड़ को सरसरी निगाहों से देखा जिसमें उन्हें विशेषज्ञता हासिल थी। उस विराम से उनके विरोधियों के लिए जरूर कुछ घातक वोट नेहरू के पक्ष में आ गए होंगे। उन्होंने कहा कि वे इस शहर से व्यक्तिगत लगाव महसूस करते हैं। विराम 2000 वोट, ये बिल्कुल उनके घर वापसी जैसा है। विराम 5000 वोट। बम्बई में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के कुछ अनमोल और सबसे खुशनुमा पल बिताए हैं। हाँ, सबसे खुशनुमा पल 5000 वोट। उन्होंने उन महान क्षणों को विस्तार से याद किया और कुछ तकलीफ देह वक्त को भी, वे तकलीफ भरे क्षण जो आज़ादी की लड़ाई के वक्त सामने आए थे। कांग्रेस के लिए 10,000 वोट। विराम। जिन लोगों ने मेरे साथ आज़ादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की है, उन्हीं की ओर देखकर मैं स्वतंत्रता और ताकत हासिल कर पाता हूँ। लोगों के साथ जुड़ाव पूरा हो चुका था। 20,000 वोट। विराम। उस गोधूल की बेला में उन्होंने भीड़ पर एक गहरी, वेदना भरी और आत्मीय निगाह डाली। माहौल भावुक हो गया। उन्होंने लोगों से कहा, उन्होंने खुद को सन्यासी भिक्षु बना लिया है। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच उन्होंने कहा कि अगर मैं तनिक भी भिक्षु जैसा हूँ तो मैं आपके स्नेह, आपके प्रेम और आपके प्रेरणादायी सहयोग की भीख मांग रहा हूँ जो इस देश की समस्याओं को हल करने के लिए ज़रूरी है। 30,000 वोट नेहरू के लिए निश्चित हो गए। विराम। लोगों के बीच में थोड़ी सी हलचल होती है। समुद्र के तट पर लहरों के किनारे बैठी महिलाओं और पुरुषों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। महिलाएं अपनी साड़ियों के किनारों से अपने आंसू पोंछ रही हैं। वह अपना वोट नेहरू को ही देंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। लोगों को गांधी जी की याद आ गई। लोगों को उन दिनों की याद आ गई जब नेहरू महात्मा के साथ बैठते थे। नेहरू ही वे इंसान हैं जिन्हें बापू अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाकर हमारे बीच छोड़ गए हैं। 50,000 वोट, 1 लाख वोट, 2 लाख। नेहरू ने जनसभा में एक हिलोर पैदा कर दी और लोगों ने नेहरू के मन में उनकी यह भावना उनके एक पत्र में बेहतरीन ढंग से व्यक्त हुई है जो उन्होंने अपनी उस महिला मित्र को भेजा था जो सच में और आत्मीय रूप से उनकी सबसे नज़दीकी मित्र थी। उस महिला मित्र का नाम था एडविना माउंटबेटन। वह पत्र कुछ यूँ था, जब भी कभी मैं अपनी जनसभाओं में लोगों की अथाह भीड़ के बीच होता हूँ तो मैं उनके चेहरों की, उनके कपड़ों की और उनकी मेरे प्रति प्रतिक्रियाओं की तुलना करता हूँ। मेरी निगाहों के सामने अतीत के दृश्य तैरने लगते हैं और मेरा दिमाग अतीत की घटनाओं का एक फ़ोटो गैलरी सा बन जाता है। लेकिन अतीत से भी ज़्यादा वर्तमान मेरे दिमाग पर कब्जा किए रहता है और मैं उन लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग और दिल की पड़ताल करने लगता हूँ। दिल्ली के सचिवालय में
लंबे समय तक बंद रहने के बजाय मैं हिंदुस्तानी जनता के सानिध्य में ज़्यादा खुशी महसूस करता हूँ। सामान्य भाषा में लोगों को अपनी समस्याओं और राह में आने वाली बाधाओं के बारे में बताना और इन साधारण मनुष्यों के दिमाग को पढ़ना अपने आप में आनंददायक और उसमें डूब जाने वाली बात है। जैसे ही मैं इन बातों में भटकता हूँ, अतीत और वर्तमान एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं और उनका यह विलय मुझे भविष्य की ओर ले जाता है। ऐसा लगता है कि वक्त एक बहती हुई नदी के समान है जो हमेशा एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाओं से गतिशील है। एक जगह जहाँ नेहरू भी नहीं जा पाए वो थी हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील। यहाँ बौद्ध समुदाय के कुछ लोग रहते थे जो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने पहले आम चुनाव में वोट डाला था। उन्होंने 25 अक्टूबर 1951 को ही मत डाल दिया था। ऐसा आम चुनाव से पहले ही करवा लिया गया क्योंकि सर्दियों में बर्फबारी से उनकी घाटी शेष दुनिया से कट जाती थी। चीनी के गांव वाले तिब्बत में रहने वाले पंचम लामा के अनुयायी थे और स्थानीय धर्मगुरुओं के रीति रिवाजों के तहत ही उनकी शासन व्यवस्था चलती थी। इन रीति रिवाजों में गोरासांग, कंगूर जालमा, मेनथाको और चोखिया चुग सिमिग प्रमुख थे। गोरासांग नए मकान बनने के उपलक्ष्य में किया जाता था, जबकि कुंगूर जालमो कनम नाम के स्थान में एक बौद्ध पुस्तकालय की यात्रा से संबंधित था। उसी तरह मेनथाको के अवसर पर स्त्री पुरुष और बच्चे सब पहाड़ियों पर चढ़ते थे और नाचते गाते थे, जबकि चोखिया चुग सिमिग के अवसर पर रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के घर जाते थे। हालांकि वे अभी तक इसके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक नया रीति रिवाज जुड़ गया था और वो रीति रिवाज था हर एक 5 साल पर होने वाले आम चुनावों का। इंग्लैंड में भी आम चुनाव के लिए मतदान उसी दिन शुरू हुआ। हालांकि वहाँ के पहले मतदाता हिमालय में रहने वाले बौद्ध किसान नहीं थे, बल्कि दूध बेचने वाले, कार्यालयों में सफाई करने वाली महिलाएं और रात को काम करने वाले श्रमिक थे जो अपने काम से घरों को लौट रहे थे। हालांकि उस छोटे से द्वीप में चुनाव का नतीजा अगले ही दिन जाहिर हो गया था। चुनाव में लेबर पार्टी का सफाया हो गया और विंस्टन चर्चिल फिर से प्रधानमंत्री बने, लेकिन हिंदुस्तान में मतदान करने वाले पहले मतदाता को नतीजों का इंतज़ार करने के लिए महीनों का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि शेष मुल्क में जनवरी और फरवरी 1952 तक चुनाव नहीं हो पाया था। चुनाव में सबसे ज़्यादा मतदान वर्तमान केरल के कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में दर्ज किया गया, जहां 80.5% मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया, जबकि सबसे कम मतदान मध्य प्रदेश के शहडोल में दर्ज किया गया, जहां महज 18% लोगों ने हिस्सा लिया। पूरे देश की बात जहां तक है तो भारी अशिक्षा के बावजूद करीब 60% पंजीकृत मतदाताओं ने इस चुनाव में हिस्सा लिया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एक विद्वान ने वर्णन किया कि कैसे हिमाचल प्रदेश की एक नौजवान महिला मीलों चलकर अपनी बीमार मां के साथ मतदान केंद्र तक पहुंची, क्योंकि उसे मालूम था कि इस चुनाव में उसका महज एक वोट भी बहुत कीमती है। बम्बई के एक साप्ताहिक ने उड़ीसा के जंगली इलाकों में एक ज़िले में आदिवासियों द्वारा अद्भुत तरीके से मतदान में हिस्सा लेने पर शानदार लेख छापा, जिसमें आदिवासी समुदाय के लोग तीर धनुष के साथ मतदान केंद्र पर आए थे। जंगल में एक मतदान केंद्र पर 70% से ज़्यादा मतदान हुआ, लेकिन वहीं उस इलाके में सुकुमार सेन के लिए निराशाजनक खबर ये थी कि बगल के मतदान केंद्र का एक हाथी और 2 चीतों ने दौरा किया। प्रेस ने मदुरई में एक 110 साल के बुजुर्ग द्वारा मतदान करने की खबर को ज़ोर शोर से छापा, जो अपने परपोतों के साथ मतदान करने आए थे। प्रेस ने मतदान करने आई अम्बाला की एक 95 साल की बुजुर्ग महिला को भी प्रमुखता से छापा, जिसकी पीठ पर एक कुबड़ था और जो सुन भी नहीं सकती थी। असम से एक खबर आई कि एक 90 साल के बुजुर्ग मुसलमान को पीठासीन अधिकारी ने यह कहते हुए मतदान नहीं करने दिया कि वो नेहरू के लिए मतदान नहीं कर सकता। ग्रामीण महाराष्ट्र के एक 90 साल के ऊपर के बुजुर्ग ने विधानसभा चुनाव के लिए मतदान किया, लेकिन सांसद के लिए वोट करने से पहले उसकी मौत हो गई। भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हैदराबाद में मतदान करने वालों में सबसे पहले वहां के निज़ाम खुद थे।
एक जगह खास तौर पर लोगों ने सबसे जिंदा दिली के साथ मतदान में हिस्सा लिया। वो शहर बम्बई था। दिल्ली वो शहर था जहां देश के हुक्मरान रहते थे, जबकि द्वीप पर बसा शहर बम्बई हिंदुस्तान की वित्तीय राजधानी था। ये राजनीतिक रूप से भी बहुत जागरूक शहर था। कुल मिलाकर शहर के 9 लाख लोगों ने, यानी पूरे शहर के लगभग 70% मतदाताओं ने इस शहर में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। फैशनेबल मध्यवर्गीय लोगों की तुलना में श्रमिक वर्ग ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सर्द और ओस भरे मौसम के बावजूद औद्योगिक इलाकों में मतदान शुरू होने से काफ़ी पहले ही लोगों की कतार लग गई। इसके उलट WIAA अर्थात मालाबार हिल इलाके में जहां 2 मतदान केंद्र थे, ऐसा लग रहा था कि लोग टेनिस या ताश खेलने में मशगूल थे और यदा कदा ही वोट देने के लिए निकले। जिस दिन मुंबई में मतदान हुआ उसके ठीक अगले दिन मिज़ो पहाड़ियों में भी मतदान कराया गया। दोनों ही जगहों की संस्कृति और भौगोलिक स्थिति में इससे ज़्यादा फर्क नहीं हो सकता था। मुंबई में मतदान केंद्रों का घनत्व ज़्यादा था। वहाँ महज 92 वर्ग मील के इलाके में 1349 मतदान केंद्र थे, जबकि मिज़ोरम, जिसकी सीमा पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा से लगती थी, वहाँ 8000 वर्ग मील में महज 113 मतदान केंद्र थे। एक पत्रकार ने लिखा कि इस इलाके में रहने वाले लोग लड़ाई के दौरान लगने वाली कतारों के अलावा किसी भी दूसरी तरह की कतार को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने इस चुनाव का बड़े ही ज़ोर शोर से स्वागत किया। वे कई दिनों तक सफ़र करके मतदान केंद्रों तक पहुँचे। इस दौरान वे दुरूह जंगल और घाटियों से गुजरे, वहाँ रात्रि विश्राम किया और आग के चारों तरफ सामुदायिक नृत्य किया। इस तरह मिजो समुदाय के 92,000 लोग, जिन्होंने शताब्दियों से किसी मुद्दे का फैसला तीर और कमान से ही किया था, वे पहली बार मतपत्र के माध्यम से अपना फैसला सुनाने के लिए आए थे। हिमाचल प्रदेश के चुनाव के लिए फोटोग्राफी कर रही एक अमेरिकन महिला फोटोग्राफर मतदान कर्मियों की प्रतिबद्धता देखकर काफ़ी प्रभावित हुई। जिलाधिकारी द्वारा चुनाव की तैयारियों के लिए कराए जा रहे कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए एक अधिकारी ने 6 दिन की कठिन यात्रा की, जबकि दूसरा अधिकारी 4 दिन तक खच्चर की सवारी करके उस स्थान तक पहुंचा। वे सुदूरवर्ती इलाकों में मतदान करवाने जूट की बड़ी बड़ी थैलियों में मतपत्र, मतपेटी, पार्टी चिन्ह और मतदाता सूची लेकर गए थे। चुनाव के दिन उस फोटोग्राफर ने चुनाव प्रक्रिया देखने के लिए द्रूह पहाड़ी गांव भूटी का चयन किया। यहाँ मतदान केंद्र एक स्कूल में था जिसमें सिर्फ एक ही दरवाज़ा था। चूँकि मतदान प्रक्रिया में यह नियम था कि प्रवेश और निकास अलग अलग दरवाज़ों से होगा, इसलिए उसी दरवाजे में एक खिड़की बना दी गई और उस खिड़की में दोनों तरफ सीढ़ियाँ बना दी गईं ताकि बुजुर्ग और बीमार लोग आसानी से आ जा सकें। कम से कम इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार आम लोग और राजनीतिक दलों के नेता कानून का सुचारू रूप से पालन कर रहे थे। पूरे देश में सिर्फ 1250 चुनावी गड़बड़ियों की खबर दर्ज की। इसमें 817 फर्जी मतदान की खबरें थीं, 106 मतपत्रों के लूट की खबरें और 100 ऐसी खबरें थीं जिसमें मतदान केंद्र के 100 गज के दायरे में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि पीछे वर्णित आखिरी गड़बड़ियों में से कुछ घटनाएं अनजाने ही उन गायों द्वारा कर दी गईं जिनकी पीठ पर राजनीतिक दलों ने अपने मुद्दे लिख दिए थे। पहले आम चुनाव के लिए मतदान का कार्य फरवरी 1952 के आखिरी सप्ताह में खत्म हो गया। जब मतों की गिनती की गई तो कांग्रेस पार्टी आराम से जीत गई। पार्टी को संसद में 489 में से 364 सीटों पर और पूरे देश में 3280 विधानसभा सीटों पर में से 2247 सीटों पर जीत हासिल हुई। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के आलोचकों ने इसे न्यूनतम मतदान प्रणाली का नतीजा बताया, जिसमें सबसे ज़्यादा मत हासिल करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता था। पहले आम चुनाव के लिए मतदान का कार्य फरवरी 1952 के आखिरी सप्ताह में खत्म हो गया। जब मतों की गिनती की गई तो कांग्रेस पार्टी आराम से जीत गई। पार्टी को संसद में 489 में से 364 सीटों पर और पूरे देश में 3280 विधानसभा सीटों में से 2247 सीटों पर जीत हासिल हुई। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के आलोचकों ने इसे न्यूनतम मतदान प्रणाली का नतीजा बताया, जिसमें
सबसे ज़्यादा मत हासिल करने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया जाता था। 50% से ज़्यादा मतदाताओं ने गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों या पार्टियों को समर्थन दिया था। पूरे संसदीय चुनाव में कांग्रेस को कुल मतदाताओं का 45% वोट हासिल हुआ था और इसने 74.4% सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि राज्य विधानसभाओं के लिए हुए चुनाव में इसे कुल 42.4% का वोट हासिल हुआ और इसने 68.6% सीटों पर कब्जा जमाया। लेकिन इस माहौल में भी कांग्रेस के 28 मंत्री चुनाव हार गए। इसमें राजस्थान के जयनारायण व्यास और बम्बई के मोरारजी देसाई जैसे नेता भी शामिल थे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि कम्युनिस्ट नेता रवि नारायण रेड्डी, जिसने चुनाव में व्हिस्की का पहला जाम पिया था, उन्होंने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। उनकी जीत का अंतर जवाहरलाल नेहरू की जीत के अंतर से भी ज़्यादा था। लेकिन इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण हार अनुसूचित जातियों के कद्दावर नेता BR अम्बेडकर की हुई। बम्बई में उनके निर्वाचन क्षेत्र में उन्हें ये हार दूध का कारोबार करने वाले नौसिखिए नेता काजरोलकर के हाथों मिली थी। मशहूर मराठी पत्रकार PK अत्रो ने एक नारा गढ़ा जो उस वक्त काफ़ी मशहूर हुआ था, कुथे तो घटना कर अम्बेडकर, आनी कुथे हा लोनिविक्या काजरोलकर। इसका मतलब था, कहाँ तो संविधान के महान निर्माता अम्बेडकर और कहाँ नौसिखिया मक्खन बेचने वाला काजरोलकर। लेकिन आखिर में कांग्रेस की पकड़ और प्रतिष्ठा काजरोलकर के पक्ष में काम कर गई। इसके अलावा नेहरू ने बम्बई में जो कई भाषण दिए थे वो भी काजरोलकर के पक्ष में रहा। किसी ने टिप्पणी की कि उस चुनाव में कांग्रेस ने किसी लैंपपोस्ट को भी टिकट दे दिया होता तो वो भी चुनाव जीत जाता। एक राजनीति शास्त्री ने इस चुनाव की व्याख्या की कि यह चुनाव नेहरू की व्यक्तिगत लोकप्रियता और एक नवजात मुल्क की आकांक्षाओं को मजबूत और विविध तरीके से अभिव्यक्त करने की वजह से जीता गया। चुनाव से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने कहा कि हिंदुस्तान मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग करने जा रहा है। मद्रास के वरिष्ठ संपादक ने थोड़े निष्पक्ष होकर शिकायत भरे लहजे में लिखा कि एक विशाल जनसमुदाय पहली बार वोट करने जा रहा है, जिसमें से बहुतों को ये पता ही नहीं कि वोट किसे कहते हैं और वे क्यों और किसके लिए वोट करने जा रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ये पूरी की पूरी कवायद इतिहास के सबसे बड़े जुए के तौर पर दर्ज की जा रही थी। हाल ही में अपने पद से हटाए हुए एक महाराजा ने हिंदुस्तान का दौरा करने आए एक अमेरिकी युगल से कहा कि एक अशिक्षितों के देश में जो भी संविधान सार्वभौम वयस्क मताधिकार के इस्तेमाल की इजाज़त दे रहा है वह एक पागलपन भरा काम कर रहा है। महाराजा ने कहा, कल्पना कीजिए कि यहाँ की जनसंख्या कैसी है, लोगों में सूचना का कितना अभाव है, चुनावों में धांधली कितनी हो सकती है। इस तरह के प्रयोगों की इजाज़त देने के लिए यह दुनिया उपयुक्त नहीं है। हालांकि इस तरह की शंकाओं से पेंड्रल मून भी इत्तेफाक रखते थे। मून ऑल सोल कॉलेज अर्थात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फेलो और एक पूर्व ICS अफसर थे जिन्होंने भारत में ही रहना पसंद किया था। सन 1941 में मून ने पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों से भारत के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पश्चिमी लोकतंत्रों की अनुपयुक्तता की बात कही थी। अब 11 साल बाद वही भारत के पहाड़ी राज्य मणिपुर में मुख्य आयुक्त थे, जिनके जिम्मे चुनाव अधिकारियों को नियुक्ति, चुनाव कार्यों की देखरेख और मतगणना को संपन्न करवाने का काम था। जब 29 जनवरी को मणिपुर के लोगों ने अपना मत डाला तो मून ने अपने पिता को लिखा कि ज़्यादा जानकारियों से लैस आने वाला वक्त आश्चर्य के साथ इस चीज़ की विवेचना करेगा कि लाखों अशिक्षित लोगों के मतों को गिनने जैसा मजाक का काम कैसा होता है। ऑल सोल समूह जैसा ही शंकालु साप्ताहिक ऑर्गेनाइजर भी था, जो पुनरुत्थानवादी कट्टर हिंदू संगठन RSS द्वारा चलाया जा रहा था। ऑर्गेनाइजर ने ये उम्मीद जाहिर की थी कि जवाहरलाल नेहरू एक न एक दिन भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की नाकामयाबी को जरूर स्वीकार करने पर मजबूर होंगे। इसने दावा किया कि महात्मा गांधी ने लोकतंत्र की इस अत्यधिक खुराक के खिलाफ चेतावनी दी थी और राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भी इस अंधकार में
ने भी अंधकार में इस लंबी छलांग से आगाह किया था, लेकिन नेहरू, जो सिर्फ नारों और अति उत्साह में जीते थे, उन्होंने किसी की एक न सुनी। हालांकि कई ऐसे अवसर भी आए जब खुद नेहरू ने सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर पुनर्विचार करने का मन बनाया था। 20 दिसंबर 1951 को उन्होंने अपने चुनाव अभियान से एक संक्षिप्त छुट्टी लेकर यूनेस्को के एक सेमिनार को नई दिल्ली में संबोधित किया था। अपने भाषण में नेहरू ने स्वीकार किया कि लोकतांत्रिक सरकार शासन या स्वशासन का बेहतरीन रूप है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस बात पर शंका जाहिर की। इस आधुनिक वयस्क सार्वभौम मताधिकार से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधियों की काबिलियत, सोच विचार की शक्ति की कमी, शोर शराबे और दुष्प्रचार से बरकरार रहेगी। जनता हल्ला गुल्ला और शोर शराबे पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। जनता दोहराव या लोगों के लगातार रहने पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। वह या तो तानाशाह को चुन लेती है या फिर गूंगे राजनेता को, जो उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनहीन रहता है। ऐसे राजनेता दुनिया के किसी भी शोर शराबे के बीच खड़े रह सकते हैं, उन पर कोई असर ही नहीं होता और इसलिए आखिर में वही फिर से चुन लिए जाते हैं, क्योंकि दूसरे नेता तब तक खत्म हो चुके होते हैं। वे इतना शोरगुल और हल्ला गुल्ला बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। यह नेहरू की ऐसी स्वीकारोक्ति थी जो बहुत कम व्यक्त करते थे। ऐसा उन्होंने उनके चुनाव प्रचार के दौरान ताज़ा अनुभवों से ज्ञात हुआ था। एक सप्ताह के बाद नेहरू ने कहा कि निचले स्तर पर जैसे गांव या जिला स्तर पर सीधा चुनाव करवाना ही बेहतर होगा और ऊपरी स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाना ही सही रहेगा, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष चुनाव करवाना एक जटिल समस्या है और इससे हानि ये होगी कि उम्मीदवार कभी भी मतदाताओं के साथ सीधे संपर्क में नहीं आ पाएंगे और सारी चीज़ें नज़रों से दूर दूर रहेंगी। नेहरू में किसी भी प्रश्न के दोनों पक्षों को देखने की असामान्य प्रतिभा थी। ऐसी प्रतिभा राजनेताओं में अमूमन नहीं पाई जाती। वह उस प्रक्रिया के प्रति प्रतिबद्ध होते हुए भी उसकी कमियों को देख सकते थे। हालांकि जब चुनावों के आखिरी नतीजे सामने आ गए और उसमें कांग्रेस भारी मतों से विजयी हो गई, तब तक नेहरू के दिमाग से तमाम शंकाएं दूर हो चुकी थीं। उन्होंने कहा कि तथाकथित अशिक्षित मतदाताओं के प्रति मेरे मन में सम्मान बढ़ गया है। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार को लेकर जो भी शंका मेरे मन में थी वह पूरी तरह से दूर हो चुकी है। इस चुनाव ने भारत में अमेरिका के नए राजदूत चेस्टर बाउल्स के मन में उठ रहे तमाम संदेहों को भी दूर कर दिया। दुनिया के सबसे समृद्ध लोकतंत्र के इस प्रतिनिधि ने 1951 के पतझड़ में हिंदुस्तान में अपना कार्यभार संभाला था। उसने कहा था कि वह 20 करोड़ मतदाताओं द्वारा किए जा रहे चुनाव की संभावना को लेकर शंकित है, जिसमें से अधिकांश अशिक्षित ग्रामीण हैं। उसे यह एक क्रूर मजाक लगा था, जैसा कि मद्रास मेल ने छापा। उसे लगा कि यह दुनिया के किसी भी देश में किए जा रहे लोकतंत्र के नाम पर सबसे बड़ा मजाक है। लेकिन चुनाव के दौरान देश में उसके द्वारा किए गए दौरे ने उसका विचार बदल दिया। कभी उसका विचार था कि गरीब देशों को एक खास समय तक लोकप्रिय तानाशाहों द्वारा शासित होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र के लिए उसकी तैयारी सही तरीके से हो सके। लेकिन उस चुनाव में कई पार्टियों को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते देख और ब्राह्मणों और अछूतों को एक साथ कतार में मतदान करते देख उसने अपना विचार बदल लिया। अब उसने अपना यह विचार बदल लिया कि बुद्धिमत्ता का मतलब साक्षरता होती है और एशिया को लोकतंत्र के लिए तैयार होने से पहले अतातुर्कों की एक श्रृंखला की ज़रूरत है। उस चुनाव पर अपनी रिपोर्ट के अंत में बाउल्स ने लिखा कि अमेरिका की ही तरह एशिया में भी मैं किसी भी ऐसे भव्य दृष्टिकोण के बारे में नहीं जानता हूँ जहाँ के शासक शासितों की मर्जी से चुने जाते हैं। हिंदुस्तान का दौरा करने वाले एक तुर्की पत्रकार ने उस चुनाव के स्वरूप के बजाय उसके अंतर्निहित तत्वों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने नेहरू के उस फैसले की सराहना की जिसमें उन्होंने अन्य एशियाई देशों की तरह सबसे कम प्रतिरोध की राह को नकार कर तानाशाही और सत्ता के अति केंद्रीकरण को खारिज कर दिया था। उसने नेहरू की इसलिए भी तारीफ की कि उन्होंने असंतुष्टों और अपने आलोचकों को पूरी आज़ादी दी थी। प्रधानमंत्री ने बुद्धिमत्तापूर्वक अपने आप को
इन आकर्षणों से दूर रखा था। हालांकि उस तुर्की लेखक ने इस चुनाव का पूरा श्रेय राष्ट्र को ही दिया। उसने कहा कि 17 करोड़ 60 लाख भारतीयों ने मतपेटियों के सामने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को चुना। यह प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान था। जनता के सामने एक तरफ विकल्प था कि वो पुरातनपंथी, वर्चस्ववादी, सांप्रदायिक, अलगाववादी और निरपेक्षवादियों को चुने, तो दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म, राष्ट्रीय एकता, स्थायित्व, आधुनिकता और शेष दुनिया के साथ भाईचारे के व्यवहार का विकल्प था। जनता ने आधुनिकता और तरक्की को चुनकर अपनी परिपक्वता का परिचय दिया और प्रतिक्रियावादियों और अराजकतावादियों को खारिज कर दिया। वह तुर्की लेखक भारत में हुए उस चुनाव से इतना प्रभावित हुआ कि वह अपने देशवासियों के एक शिष्टमंडल के साथ सुकुमार सेन से मिलने गया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें मतपेटी, मतपत्र, चुनाव चिन्ह और चुनावी योजना के नमूने दिखाए ताकि वे अपने देश में इस लोकतंत्र की इस प्रगति को दोहरा सकें। एक मायने में वह तुर्की पत्रकार सही था। वाकई उस चुनाव में देश की में 17 करोड़ 60 लाख या कम से कम 10 करोड़ 70 लाख नायकों ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने वोट देने की जहमत उठाई थी। फिर भी उनमें से कुछ नायक दूसरों की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। लखनऊ के समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी ने कहा कि भारतीय इतिहास में इस पहले महान लोकतांत्रिक प्रयोग का सबसे ज़्यादा श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने इस चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न करवाया। एक ईमानदार प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ की नौकरशाही को जो काम सौंपा गया उसने सचमुच ही सुचारू और ईमानदार तरीके से निर्वहन किया और अपनी अहमियत को जाहिर किया। लेकिन इसके साथ ही दूसरी बातें भी उतनी ही सच और विरोधाभासी हैं, क्योंकि कभी ऐसा वक्त भी था जब नेहरू इस नौकरशाही को लेकर बहुत सकारात्मक राय नहीं रखते थे। जैसा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हिंदुस्तान में कुछ चीज़ें काफ़ी निराशाजनक हो रही हैं, जैसे भारतीय सिविल सेवा में उच्च अधिकारियों के स्तर पर कर्मिक, नैतिक और बौद्धिक क्षरण। यह क्षरण भले ही अभी उच्च स्तर पर हो, लेकिन यह मकड़ी के जाले की तरह पूरी सेवा में फैल रहा है। उन्होंने ऐसा सन 1935 में लिखा था, जब उनकी आलोचना का केंद्र बनी नौकरशाही उन्हें गिरफ्तार कर जेल में भी डाल सकती थी। लेकिन 15 सालों के बाद वही नेहरू हिंदुस्तान में हुए पहले आम चुनाव का जिम्मा उसी नौकरशाही के हाथों डाल रहे थे, जिसकी कभी उन्होंने साम्राज्यवादी उपकरण कहकर आलोचना की थी। इस तरह देखा जाए तो सन 1952 में हुए पहले आम चुनावों की पटकथा संयुक्त रूप से परस्पर विरोधी रही। ऐतिहासिक शक्तियों, भारतीय राष्ट्रवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हाथों लिखी गई। ऐसा कहा जा सकता है कि इन शक्तियों ने आपस में मिलकर इस राष्ट्र को लोकतंत्र की तरफ लंबी छलांग लगाने के लिए प्रेरित किया था। तो यह था भाग 15। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।